तेरा साया जहां भी हो सजना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, आज बाजार में पाबजोला चलो, कहाँ हो तुम चले आओ, ए इश्क हमें बर्बाद न कर और वतन की मट्टी गवाह रहना समेत दीगर बहुत सारे गीत शामिल हैं। बुलबुले पाकिस्तान का टाइटल हासिल करने वाली मारूफ गुलकारा नैयरा नूर साहिबा इंतकाल कर गई हैं। नैयरा नूर पाकिस्तान महफिल मौसीकी में 3 बार सोने के तमगे जीत चुकी हैं। उनको बेहतरीन पसे पर्दा फिल्मी गुलकारा का निगार एजाज भी मिला। पाको हिंद में गजलों शायरी के दिलदादा लोगों के लिए नैयरा नूर साहिबा ने लातादाद मुशायरों और मौसीकी की महफिलों में अपनी आवाज़ से शेरों को जिंदगी बख्शी। सन 2005 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा। नैयरा नूर साहिबा का करियर 70 की दहाई से शुरू हुआ और सन 2022 तक जारी रहा। इस हवाले से एक पैकेज रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। वो एक अहद थी, वो एक अहद साज थी, उन्होंने जो गाया कमाल गाया। आप हमारी यादों, अपनी आवाज़, अपनी शख्सियत के ज़रिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट सेगमेंट टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के इलाज मामले के लिए अब नया मेडिकल बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है और इतलात आ रही है कि 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर यह मुश्तमिल होगा। यही बोर्ड शहबाज गिल का इलाज, मुआवजा और मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार करेगा, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के सबूत इस्लामाबाद पुलिस को पेश किए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद को मुस्तरद किया है और एक याद रखने की बात यह भी है कि अदालत में पेशी के मौके पर शहबाज गिल ने अपने ऊपर तशद्दुद की बात नहीं की थी। जब उनको मजीद रिमांड के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाना था, उसके बाद ये सूरत हाल तब्दील हुई। उधर इमरान खान ने जिनसी तशद्दुद की बात की, फिर हुकूमत ने शहबाज गिल की अस्पताल से वीडियो जारी की जिनमें वो बज़ाहिर हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। सैयद ओन शेराजी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे पूरी सूरत हाल पर, मामले पर इनसाइड स्टोरी क्या है वो जानेंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अवैस हमारे न्यूज रिपोर्टर जो कि कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे अदालती कार्रवाई जिसकी समाअत कुछ देर के बाद होगी वो जानते हैं। पहले मैं अवैस आपकी जानिब आऊंगी और मुझे बताएगा कि इस्लामाबाद अदालत में समाअत कब शुरू होगी। जी बिल्कुल, मुकामी अदालत में अब से कुछ देर कब ही समाअत हुई है, जिस पर वकील सफाई जो हैं फैसल चौधरी, उनकी जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी कि शहबाज गिल का, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक समाअत जो है दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत है, उस पर भी समाअत होनी है, इसलिए इस्तदा करते हैं अदालत से कि समाअत 1 बजे तक मुलतवी की जाए। अदालत की जानिब से जो समाअत है वो 12:30 तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि 12:30 बजे जो इस्लामाबाद पुलिस है वो डॉक्टर शहबाज गिल को अदालत पेश करे। ना सिर्फ शहबाज गिल को बल्कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी, क्योंकि 2 रोज़ा मेडिकल के लिए उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था अदालत के अहकामात पर, जो तफसीली रिपोर्ट है वो अदालत में भी जमा कराई जाए, क्योंकि गुज़श्ता जो रिपोर्ट करवाई गई थी उसमें डॉक्टर शहबाज गिल को मुकम्मल तौर पर फिट करार दे दिया गया था। इसके अलावा क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा था कि उनको दमे का मर्ज है, इसलिए उनके मेडिकल जो हैं वो करवाए जाएं। अब जो नए मेडिकल हुए हैं उसकी रोशनी में मज़ीद जब अदालत में समाअत होगी तो ये फैसला होगा कि आया शहबाज गिल को मज़ीद पिम्स में रखना है या जुडिशल करना है या फिर मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से आज मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे अदालती कार्रवाई से मुतालिक। ऑन शेराजी की जानिब में रुख करूंगी और आपसे जानूंगी, ऑन बताएगा शहबाज गिल के मामले पर क्या हो रहा है, कहानी इतनी उलझी हुई है या फिर इसको उलझाया जा रहा है? नबिया, अगर शहबाज गिल का मामला देखें तो ये कहानी बिल्कुल इतनी उलझी हुई नहीं है। बड़ा सीधा सीधा 2 + 2 4 वाला केस है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल कोशिश की है कि इसको जितना उलझाया जाए, क्योंकि ये उलझाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाता है और ये जो तहरीक इंसाफ का अंदाज़े सियासत है उसको बड़ा खूबसूरती से बयान करता है। ये जो पिछले 26 साल से इमरान खान सियासत कर रहे हैं उसकी एक खूबसूरत तर्जमानी ये शहबाज गिल का केस करता है। ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह करता है, ये क्या तरीके वारदात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान का और इमरान अहमद खान न्यारी साहब का, कि वो करते ये हैं कि जो भी इदारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या उन्हें खदशा होता है कि उनके खिलाफ फैसला आ सकता है, कोई इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडेड सुन रहा हो या उसके अलावा जनाब तोशा खाना के केस हो, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, ये जी अपोजिशन से मिलता है, ये तो मरियम के पाँव में बैठता है। मकसद सिर्फ एक होता है, इमरान खान बगैर सबूत के
इल्जाम लगाते हैं, शहबाज गिल और फवाद चौधरी जैसे लोग उसको बढ़ावा देते हैं, और फिर एक सोशल मीडिया ब्रिगेड हायर की गई है, वो इसको जनाब ट्विटर और फेसबुक पे लेके आते हैं। और अगर आप देखें उसमें जो केपी में कोई 1500-1600 भर्तियां इसके लिए खसूसी तौर पे करोड़ों का फंड जो है वो मौजूद है। तो तहरीक इंसाफ हमेशा से ये तरीकेकार इख्तियार करती है। या अब शहबाज गिल के केस पे आते हैं। शहबाज गिल का केस बड़ा सीधा था, उन्होंने रियासती इदारे के खिलाफ बयान दिया, उन्होंने सब ऑर्डिनेट और ऑफिसर्स के दरमियान फर्क पैदा करने की कोशिश की, उन्होंने बगावत की कोशिश की, और उसमें मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ FIR करवाई। बड़ी सिंपल सी बात थी, FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशन आराम से होने देती और चीजें सामने आ जाती। लेकिन कभी आप जनाब कभी कोई कहता है जी गलत हुआ तो दूसरे दिन रैली निकालनी शुरू कर देते हैं। तो अब इसमें लेकिन और यहाँ पर सबसे जो कंफ्यूजिंग बात ये है वो ये ना कि पता ही नहीं चल रहा कि उन पर तशद्दुद हुआ है कि नहीं हुआ है। खान साहब जब भी बात करते हैं तो वो जिनसी तशद्दुद की उन्होंने इस्लामी इस्तेमाल किया शहबाज गिल के मामले पर, फिर मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। लेकिन अब जो नया बोर्ड बनाया गया है, मामला तफ्तीश से निकलकर तशद्दुद की तरफ आ गया है। आपको लगता है कि शहबाज गिल से जो ये तफ्तीशी अमल है ये मुकम्मल हो पाएगा? नबिया देखिए, और क्या बेचने के लिए तहरीक इंसाफ के पास था क्या? शहबाज गिल केस में पकड़े गए हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जनाब और क्या था? जिनसी तशद्दुद की बात की। अच्छा, सिर्फ जहां पे बात रुकी नहीं है, अपने यूट्यूबर्स को बुलाया, उनको ब्रीफिंग दी खान साहब ने। उसके बाद एक यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसी दौर में हमारे भी दोस्त रहे, जब तक वो अभी इमरानी कबीला में नहीं गए थे, जब तक वो सहाफत करते थे, हमारे भी दोस्त थे। तो उन्होंने जनाब उससे आगे चले गए, उन्होंने तो वो इल्जामात, आज वो गिरफ्तार भी हो गए हैं, उनके खिलाफ FIR भी हो गया, उन्होंने तो वो इल्जामात लगाए जो मैं यहाँ पे ऑन एयर बोल नहीं सकता। इस्लामाबाद पुलिस पे, आप रियासती इदारों पे, और किसके कहने पे लगा रहे हैं? लाजमी बात है, तशद्दुद की बात, जिनसी तशद्दुद, जिनसी जाति की बात कौन कर रहा है? इमरान खान साहब, आप साबिक वजीर आजम हैं, आपके पास सबूत है, आप सबूत लेके अदालत के सामने पेश करें। ये जनाब जिनसी तशद्दुद हुआ है, ये कोई उसके साथ ज्यादती हुई है। आप फराह गोगी के तो वकील बन जाते हैं, फराह गोगी के लिए तो आप फ्रंट फुट पे आ जाते हैं, आप कहते हैं जी वो खातून है और वो जज जो खातून है। इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं? वो थोड़ी सी बात मैं कंप्लीट कर लूं कि वो उन तमाम लोगों को प्रेशर में लाते हैं जिन्होंने फैसले करने हो। अब आप देख लें, ज़ेबा चौधरी मुअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन जज, उसको सरेआम जलसे में कह रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और मिसाल, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले KP हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं उसमें मौजूद था। मैं शहबाज गिल से क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन करने के बाद जब हम आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात कर रहे होते हैं, तो शहबाज गिल को मैंने ये गिला किया, आप मखसूस लोगों को बुलाते हैं, बीट रिपोर्टर्स को, यूट्यूबर्स को, तो इमरान खान साहब को सबको बुलाना चाहिए। वो कोई मखसूस लोगों के लीडर नहीं है, वो एक जमात के लीडर हैं और जमात को कवर करते हैं। तो शहबाज गिल ने मुझे कहा कि जिस तरह के आप सवाल करते हैं उसकी वजह से आप हमारी लिस्ट से निकल गए हैं। अच्छा। आप निकल जाते हैं हमारी लिस्ट से, यानी ये लिस्टें बनी हुई हैं। अगर आप कोई क्या सवाल, फॉर एग्जांपल किस तरह के सवाल किए जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सहाफियों को साइड पे कर देते हैं, उनकी लिस्ट से वो सहाफी आउट हो जाते हैं? किस किस्म के सवाल नहीं पूछने चाहिए? नबिया, तोशा खाना का आप पूछे, आप आउट हो जाएंगे। आप ये पूछे फॉरेन फंडिंग का पूछे, आप आउट हो जाएंगे। आप ये पूछे कि इमरान खान साहब, आप कहते हैं आपके खिलाफ बरतानिया वाले जो है वो अमेरिका ने आपके खिलाफ एक साजिश की, तो शहबाज गिल तो खुद अमेरिका वाला है। आप ये पूछे कि जुल्फी बुखारी का ताल्लुक कहां से है? आपके जो वो चीकू साहब हैं वो लेटर लिख रहे हैं अमेरिकी जो बरतानवी वजीर आजम को है। ये सवाल आपसे पूछे, आपसे ये पूछे कि फराह गोगी अभी तक बाहर क्यों है? और इमरान खान साहब से ये पूछे कि फराह गोगी के वो हीरो के सेट कहां से आए? उनसे ये पूछे कि बुशरा बीबी की 600 कनाल कहां से आई? ये सवाल आप पूछे तो आप उस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। आपने तो ये कहना है जी फलां करप्ट है, खान साहब आप बहुत अच्छे हैं, फलां इदारा बुरा है, खान साहब आपके खिलाफ साजिश हुई, आपके खिलाफ फलां भी शामिल था, फिर आप खान साहब के लिए अच्छे हैं, फिर आप शहबाज गिल के लिए अच्छे हैं, फिर आप फवाद चौधरी के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर आप हकाइक बयान करेंगे, अगर आप तोशा खाना की बात करेंगे, तो फिर आप अब रात की देख लें, इमरान खान साहब बनीगाला में नहीं थे, खान साहब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, बराह रास्त मीडिया पर कवरेज पाबंदी लगा दी गई है। क्या इतलात आ रही हैं, इनसाइड स्टोरीज क्या हैं? गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी खान साहब की? क्या इतलात आ रही हैं अभी तक? कौन
जी देखिए नबिया, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया है। अभी एक एप्लीकेशन मेरे ज़राए के मुताबिक जो है बाबर अवान ने उनकी कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत की दायर कर दी है और उस पर समाअत आप देखें किस वक्त होती है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, जो आप यकीनी तौर पर एक अपनी तरह के एक अजीब व गरीब लीडर हैं इमरान खान साहब, कि अवाम उनके लिए बाहर होती है, वो अवाम में नहीं आते हैं। अच्छा, रात को वो बनी गाला में नहीं थे, हमने रिपोर्ट किया वो बनी गाला में नहीं थे, लोग बनी गाला, अच्छा फवाद चौधरी कह रहे हैं बनी गाला में हैं। ऑन ये जितनी हम बातें कर रहे हैं, आई थिंक ये तो खान साहब का फिर प्लस पॉइंट हो गया ना। आपने जैसे कि पहले बोला कि वो प्रेशराइज करते हैं उन लोगों को जो प्रेशर में आते हैं, तो ये भी उनकी विक्ट्री हुई। अब आप कह रहे हैं कि वो खुद अंदर रहते हैं, लोग बाहर आते हैं, तो ये भी उनकी जीत हुई। ये नबिया जीत तो ना हुई ना, लीडर को खुद कहते हैं लीडर फ्रंट से लीड करता है। वो कौन सा लीडर है जो खुद घर के अंदर बैठा हुआ और लोगों के बच्चों को पिटवाने के लिए और पुलिस और रियासत के सामने खड़े करने के लिए वो उनके बच्चों को बुला ले, वो इस रियासत के शहरियों को रियासत के सामने खड़ा करने के लिए बुलाए, और खुद बनीगाला से बाहर, पहले बनीगाला से बाहर नहीं निकले थे जब इस्लामाबाद लॉकडाउन की बात पहले की थी। अब जनाब रात को वो बनीगाला में मौजूद ही नहीं थे। तहरीक इंसाफ वाले गलत तस्वीरें, जो तस्वीरें शेयर कर रहे थे, एक में फवाद, जो तस्वीरें उनके मीडिया सेल से शेयर की गई, सोशल मीडिया वाले लोगों की तरफ से जिनको उन्होंने रखा हुआ है, फिफ्थ जनरेशन वालों को, तो वो जो शेयर की गई, एक में फवाद चौधरी साहब ने व्हाइट कपड़े पहने हैं और दूसरी वक्त वो बाहर टाक कर रहे हैं बनीगाला में, उसमें उन्होंने ब्राउन कपड़े पहने हुए हैं। तो ये चीजें तो पकड़ी जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले टाइम में अभी काफी हैपनिंग भी होने वाली, काफी पॉलिटिकल हैपनिंग भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका ऑन शेराजी, आप हमें इनसाइड स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं सोचते। आपकी जरा सी कोताही, जरा सी भूल आपके बच्चे को जिंदगी भर के लिए माजूर बना सकती है। इसलिए पोलियो की टीम जितनी बार आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, आप उन्हें खुले दिल से अपनाएं और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं, क्योंकि पोलियो एक लाइलाज मर्ज है। अगर कोई एक बार पोलियो का शिकार हो जाए तो जिंदगी भर के लिए वो माजूर हो सकता है। सिर्फ पोलियो के कतरे और वैक्सीनेशन ही आपके बच्चों को पोलियो जैसे मर्ज से, पोलियो जैसे लाइलाज मर्ज से बचा सकते हैं। खतरा बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इसलिए 22 अगस्त से 26 अगस्त तक जारी पोलियो मुहिम में अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए 5 साल की उम्र तक के तमाम बच्चों को हर बार पोलियो वैक्सीनेशन या उसके कतरे जरूर पिलवाएं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल हैपनिंग के हवाले से। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या चेयरमैन तहरीके इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाने वाला है या वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ये सवाल की चर्चा हर तरफ है। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने पर दहशतगर्दी की दफा लगाई गई है। दफा 780A है और इसके तहत मुकदमा होने के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है या गिरफ्तारी मुतवक्के है। पाकिस्तान सियासत का हर आने वाला दिन कोई ना कोई नया होता चला जा रहा है। सियासी कश्मकश अरूज पर है, मगर इस कश्मकश में आपको अपने अल्फाज पर काबू रखने की बेहद जरूरत है। इससे पहले पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा ने पीटीआई के चेयरमैन की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद की थी और इमरान खान ने इस्लामाबाद के F9 पार्क में शहबाज गिल की रिहाई के लिए मुनक़दा रैली में खिताब करते हुए इस्लामाबाद की मकामी अदालत की मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी, IG इस्लामाबाद और DIG को धमकी देते हुए कहा था कि हम तुम्हें देख लेंगे। और इसके अलावा भी उन्होंने काफी कुछ कहा। इसी हवाले से बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इनामुल्लाह नियाजी साहब इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपके वक्त देने के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ वही सवाल जो कि मैंने तारुफ में भी करवाया कि क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है या कोशिश की जा रही है? मुकदमा तो अब उन पर दर्ज हो चुका। जी नबिया, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूं कि मुझे तमाम सूरत हाल जो इस वक्त बनी खड़ी है, ये अभी तक किसी को भी इमरान खान की खसलत का और उसकी जहनीत का किसी को पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है। इमरान खान वो शख्स है जो इस वक्त
उस रास्ते पे जा रहा है जिसको खुद नहीं पता कि वो कहाँ जाके एंड होगा। और ये सूरत हाल जो क्रिएट कर रहा है, इससे भी कई गुना ज़्यादा ये सूरत हाल क्रिएट करने के कोशिश में होगा और रहेगा और करके रहेगा। और ये सूरत हाल ये है कि ये सिर्फ गिविंग एंड पे होता है, रिसीविंग एंड पे नहीं होता। इस शख्स ने जो कुछ किया मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ अपने दौर में और जिस तरीके से प्रेस मीडिया के साथ इसने किया, जो जो हरकतें की, जो जो नाजायज हरबे इस्तेमाल किए, वो आज मैं समझता हूं कि इस शख्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। और इतने ढीठ बन के मुनाफिकों तरीके खड़े होके कहना कि हमारे दौर में ये हुआ, हमारे दौर में, सारी दुनिया चीख उठी थी जो प्रेस के साथ इसने किया। और सारी दुनिया को पता है कि वो शख्स है जो इंतकाम लेने के लिए आखिरी हद क्रॉस कर सकता है। और अब जिस वक्त इसको रिसीविंग एंड पे आया है तो ये चीखें इसकी वो पूरी दुनिया सुनेगी और सुन रही है। और मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब अभी इंतजार करें, आपके साथ वो कुछ होने वाला है जो आज तक इस मुल्क में किसी के साथ नहीं हुआ। मेरा ये सवाल है कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है, अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि अवाम का एक जम्मे गफीर उनके लिए बाहर निकल आएगा, वो फिर से लोगों की हमदर्दी हासिल कर पाएंगे? लोग तो इस टाइम वैसे ही हमारी अवाम डिवाइड हो चुकी हुई है, तो अगर ये गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो एक और नया तूफान बर्पा हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि गिरफ्तारी की जितना बात है और पूरी दुनिया उलट पड़ेगी, ये सब बातें हैं, ये वक्ती फेजेज होते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं, भुट्टो का दौर भी देखा है, सारी सूरत हाल हमने देखी हुई है। ये सूरत हाल जो है ना, ये यंग क्राउड जो इसके पीछे खड़ा है, ये यंग क्राउड को जैसे थोड़ी सी मुश्किल हालात नजर आए, यंग क्राउड गायब हो जाएगा। अच्छा। ये मैं आपको यकीन से बात कर रहा हूँ, मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ। ये तजर्बे की बात है कि ये यंग क्राउड और वो लोग जिन्होंने आज तक काउंसलर बनने के काबिल नहीं थे और इस वक्त सेनेट में और नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, उन लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है और मुल्क के साथ वो क्या कर रहे हैं। एक बहुत सारे लोग इस वक्त जो एक सवाल है वो ये बार बार कहा जाता है कि आखिर ये सवाल मेरा नहीं है, ये लोगों का है या जो तज्जियाकार है या जो जरूर कर रहे हैं, इस बात की चर्चा बहुत है। मैं जरूर आपका कमेंट इस पर लेने चाहूंगी कि आखिर हुकूमत को क्या डर पड़ा हुआ है इमरान खान साहब से, ये बात की बहुत चर्चा हो रही है। क्या हुकूमत किसी तरीके से प्रेशर में है या वाकई खौफ ज़दा है खान साहब से? देखिए जी, हुकूमत को डर वर कोई नहीं है और ना कोई डरने वाले बैठे हुए हैं। यहाँ बड़े तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं। राना सनौला बहुत तजर्बाकार बंदा है, सारे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और इसके अंदर वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े दौर गुजारे हुए हैं। और जहाँ तक बात है डर की बात नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून का जो नेचर है या मुस्लिम लीग नून की वर्किंग है, कोई ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों में नहीं पड़ने की कोशिश नहीं करती। और ये सबसे बड़ी वजह है कि इमरान खान उसका फायदा उठा रहा है। ठीक। और अगर इसी जगह पे कोई ऐसे शख्स बैठा हो इक़्तिदार में जो अपने दुश्मनों का सर कुचलने की सोच रखता हो तो इमरान को पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मुस्लिम लीग नून इंतकामी कार्रवाइयों का अस्तासर जाहिर होने से बचने के लिए कि लोग ये ना समझें कि इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं, इमरान को उस हद तक पहुंचने दे रहे हैं, ये पहुंचा जा रहा है, इमरान पहुंच रहा है जहां पे इंतकामी कार्रवाई की बजाय मुल्क बचाओ स्कीम शुरू हो जाएगी इमरान से। और मैं समझता हूं कि मुल्क बचाओ स्कीम में इमरान को फौरी तौर पे हैंडल करना इंतहाई जरूरी है। और ये जो आप कह रहे हैं जम्मे गफीर रहो जा फला होगा, ये मुश्किल हालात इन्होंने देखे नहीं है। हमने डिक्टेटरों के दौर देखे हैं, हमने मारे खाई हैं, जेलें भुगती हैं और हम जानते हैं कि कौन कौन से हालात होते हैं जो फेस किए जाते हैं। ये मुस्लिम लीग का दौर है, इनकी किस्मत अच्छी है कि मुस्लिम लीग इंतकामी कार्रवाइयों से अपना बचने की कोशिश करती है कि हमारी हुकूमत पे ये असर ना आए कि हम इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। अब इमरान खान अपने इंजाम के करीब पहुंच चुका है। इमरान खान वो एक फितना है और वो एक शैतानी दिमाग है कि जिस शैतानी दिमाग को कंट्रोल करने के लिए सही डंडे की जरूरत है और अब डंडा तैयार हो चुका है। और इमरान खान सुन ले कि ये सूरत हाल उसकी अब काबू में नहीं रहेगी, वो सारा मैदान खाली समझ के बार जो इदारों को अवाम के सामने मुखातिब किया जा रहा है, कल की भी जो स्पीच हुई इसमें भी खुल्लम खुल्ला बात की गई, क्या ये सब कुछ खान साहब के अब एजेंडे में शामिल है कि मामला इस नहज तक पहुंचता है जहां से वापसी ना हो सके?
इमरान खान की नेचर है ब्लैकमेल करके और प्रेशर डाल के, तफरके डाल के, ये हमेशा से जिंदगी भर इसकी ये नेचर रही है। ये इंतकामी कार्रवाइयों पे बिलीव करता है, ये शैतानियत पे बिलीव करता है, ये फस्तायत पे बिलीव करता है। ये एक बहुत बड़ा फितना है, आपके अंदाजे से भी बाहर है। मैं कई दफा दोस्तों को और अपनी पार्टी के लोगों को कह चुका हूं कि इमरान की शैतानियत का अंदाजा भी आपको कुछ हिस्सा उसका पता चला है। इमरान बहुत खौफनाक शैतानियत का मालिक है और मैं समझता हूं कि इसको इस वक्त अगर न रोका गया तो मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। नियाजी साहब, केसेस तो आपने भी, ऑपोजिशन ने भी बहुत ज्यादा बना दी हैं। फॉरेन फंडिंग की बात हो, तोशाखाना केस की बात हो, फराह खान या बुशरा बीबी, ये सारे वो केसेस हैं जो कि मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। तो ये आपको इंतकामी कार्रवाई नहीं लगती है? नहीं, देखिए इंतकामी कार्रवाई क्या है। अगर इंतकामी कार्रवाई होती तो अभी तक तोशाखाना और ये जितने भी गोगी बीबी के प्रोजेक्ट से या अपना केपी के प्रोजेक्ट से, इनमें इमरान खान साहब सबसे पहले रगड़े इमरान खान जाते, बाद में उसके कारिंदे आते। लेकिन यही बात है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज को अवॉइड करती है, ये तासुर न जाए कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। और इमरान खान साहब का ये हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से तकरीबन चीजें कंप्लीट होने को जा रही हैं जी। तोशाखाना भी और बाकी भी, गोगी बीबी भी, ये सारे अंजाम को पहुंचने के लिए बहुत जल्द अपने आप को तैयार रखें। यानी कि आखिरी सवाल आपसे शॉर्ट कमेंट लूंगी, खान साहब की गिरफ्तारी आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्विकली सर आपसे मैं कमेंट लूंगी इस पर। बिल्कुल देख रहा हूं और उसकी मैं चीखें भी देख रहा हूं कि उसकी चीखें भी कितनी निकलेंगी और उसकी गिरफ्तारी भी मैं देख रहा हूं और इसकी गिरफ्तारी इंतहाई जरूरी है। बहुत शुक्रिया नामला नियाजी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, प्रोग्राम में ज्वाइन करने का आपका बहुत शुक्रिया। और कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कि अनकरीब खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो यकीनी तौर पर अमल में लाई जाएगी और एक लग रहा है कि आने वाले वक्त में फिर से जो मुल्की सियासत है वो मजीद बहरान का शिकार भी हो सकती है। लेट्स सी क्या होगा। जो भी हो, इस मुल्क की सलामती के लिए प्रोग्राम में वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अब कुछ बात करेंगे डेंगू के हवाले से। वी ऑल नो कि इट्स अ डिजीज़, ये एक वबा है और अब तक डेंगू के जो कम पेश वाक़यात सामने आए हैं तकरीबन 53,498 ये नंबर है जो केसेस मंजर आम पर आ चुके हैं और वो अलग हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए। 95 अमवात डेंगू की वजह से रिपोर्ट हुई हैं। डेंगू बारिशों के सीजन में ज़्यादा मुतासर करता है और डेंगू की मुख्तलिफ अलामात हैं जिनमें जिस्म का दर्द करना, जोड़ों में दर्द होना, कै का बार बार आना, ये शामिल है। पाकिस्तान में डेंगू से तकरीबन 100 मिलियन अफराद रिस्क पर है और डेंगू का वाहिद इलाज एहतियात है। जब 2019 में डेंगू पाकिस्तान में फैला था तो मॉर्टिन पाकिस्तान को इस मर्ज से महफूज रखने के लिए एक मिशन के तौर पर सामने आया और डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए मॉर्टिन नंबर 1 चॉइस है। जदीद तरीन फॉर्मूले पर यह मबनी है मॉर्टिन, जो कि अपनी क्लास में नंबर 1 है और मॉर्टिन डेंगू के खिलाफ 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यही नहीं, मॉर्टिन डेंगू के खिलाफ घर में मौजूद सबसे बेहतरीन हथियार भी है और एहतियात करें, इसके साथ साथ मॉर्टिन का इस्तेमाल करें ताकि डेंगू जैसी वबा से आप बच सकें। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान में 2022 का मॉनसून सीजन गैर मामूली हद तक तवील रहा, तबाहकुन भी रहा है, जिसने मुल्क के तूलो अर्ज में सैलाबी कैफियत पैदा की है। बड़े खौफनाक नंबर है। 14 जून से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो 2 माह के दौरान 649 अमवात हुई हैं। मुल्क के 103 अजला इससे मुतासिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज अमीर, वाटर एक्सपर्ट हैं, इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल कुछ समझ में नहीं आ रही। मॉनसून का तवील सीजन हुआ, फिर तबाही इतनी ज़्यादा हुई, सैलाब के वो इलाके जो पहले मुतासिर हुए थे दोबारा वो शदीद मुतासिर हुए। तो ये मौसम के बदलते तेवर की वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह जो सी वो क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्लोबल वार्मिंग है। ये
सिमिलर फिनोमेना जो है ना पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जैसे अब यूरोप में देख रहे हैं, उसको कहते हैं फ्रांस के अंदर भी रिसेंटली क्या हो कर रहा है, पहले हीट वेव बड़ी सवीर आई, उसके बाद जो सी बारिशें आ रही हैं वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हैं। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, साउथ एशिया में पर्टिकुलरली जो है ना, हम मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान जो है ना दुनिया में मोस्ट वल्नरेबल है। वो हमारा तकरीबन नंबर कभी 5वां कर देते हैं, कभी 8वां कर देते हैं। मैं तो उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन वो जो पहले 4 ममालिक हैं ना जी, उनकी कोई हैसियत नहीं। उनकी सारों की अगर पॉपुलेशन मिलाई जाए ना, वो कराची से कम बनती है। तो पाकिस्तान जो है ना वो फोर्थ फ्रंट के ऊपर है, और उसके अंदर बहुत ड्राउट है, और ये फ्लड्स, जो फ्लडिंग सिचुएशन है ये प्रेडिक्टेड थी। ये ऐसी नहीं है कि एकदम ऊपर से आ गई, हमें पता नहीं लगा। हमें बिल्कुल अच्छी तरह इसका पता है कि ये जो सी ना, और ये रिपीट इवेंट होगा हर दूसरे तीसरे साल जो से ना आपके यहाँ ये सिमिलर सिचुएशन पैदा होगी जो सी आप अभी मौजूदा देख रहे हैं। और अभी ये मानसून ख़त्म नहीं हुआ जी, अभी ये नई स्पेल कर, अभी ये जो सी सदर्न पंजाब और सिंध के अंदर जो सी है ना, वो 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए उन्हें आगे बता दी है। तो मैं समझता हूँ जो अमवात की भी आप बात कर रहे हैं, वो टोटल बोगस फिगर्स हैं। अमवात इससे कई गुना ज़्यादा हैं जो सी हैं, वो हमारे पास वो आता ही नहीं। बहुत सी जगह पर तो लोग ऐसे मर रहे हैं या उनके जानवर मर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो ये इंतहाई गंभीर किस्म के हालात हैं। पर्टिकुलरली जैसे अब इसके अंदर हुआ है अपना क्या कहते हैं बलूचिस्तान और सिंध में, जुलाई के महीने में जो सी ना 450% ज़्यादा बारिश है जुलाई के महीने में। ये सारे रिकॉर्ड जो साहब जब से हम रिकॉर्ड रख रहे हैं वो टूट चुके हैं। और यही हालात आप आगे देखेंगे। ये जो सा ये एक दफ़ा का नहीं है कि जी 2-4 साल के बाद नहीं, ये रिपीटेड। क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने आना है। क्लाइमेट चेंज तो आ चुकी है, इससे ज़्यादा हमारे लिए क्लाइमेट चेंज और कौन सी चीज़ है। अच्छा, एक जानिब तो डॉक्टर परवेज साहब नज़र आ रहा है हमें कि पूरी दुनिया ऑब्वियसली मौसम की जो तब्दीली का शिकार हुई है। यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी हुई है, अगर हम अपने खित्ते की बात करें तो सैलाब से हम शदीद मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने आलमी आलूदगी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना ये मुतासिर हो रहा है या जितना भुगतना पड़ रहा है। इज इट ट्रू, ऐसा है, और इसकी क्या वजह है? ये बिल्कुल सही है। हमारी जो सी CO2 इमिशंस है ना जी, वो हम 135 नंबर पर हैं दुनिया में। 135 में मतलब हमारी कोई बिल्कुल ही मिनिस्कुल किस्म की वो है ना। तो हमारी कार्बन इमिशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, थोड़ी सी बहुत हैं तो इसके अंदर फ्यूल की वजह से हैं। वी आर नॉट बिग कोल बर्नर्स जैसे चाइना है या इंडिया है या यूरोप है, उसको हम तो बड़े कोल बर्नर्स नहीं हैं। तो हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन बहुत माइनर है। हमारी मेन जो सा इशू है ना वो अडेप्टेशन की तरफ जाता है कि हम इससे उन ममालिक में से हैं जो सबसे ज़्यादा इससे जो है ना अफेक्ट हो रहे हैं। और हमारा जो इफेक्ट है वो मल्टीपल थ्रेट सिस्टम्स में, हमेशा कहता हूँ कि मल्टीपल थ्रेट सिस्टम्स है। ये अकेला ये नहीं है कि जी ड्राउट आ जाएगी या फ्लड आ जाएगा। हमें तो ऊपर से ग्लेशियर हमारे तबाह हो रहे हैं, नीचे से जो सा उसको कहते हैं समुद्र जो सा वो ऊपर आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म हो रही है उसको कहते हैं। तो हम तो 5-6 किस्म के अजाबों से, और हमारा ऐसे कोई कंसर्न नहीं, हम ना इसको क्रिएट करने में ना हमारा इसके साथ कोई वास्ता दूर का भी है। लोग कहते हैं जिसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जी, इसके पास गाय बहुत ज़्यादा है, ये चावल बहुत उगाता है, इसकी मिथेन इमिशंस है। वो भी मैंने उसका डेटा देखा, हमारी मिथेन इमिशंस भी कोई ऐसी नहीं है कि जो सी दुनिया में ना कोई बहुत ज़्यादा उसका कोई असरअंदाज हम होते हों। तो ये वेस्ट की प्रॉब्लम है, हम जो सा इसको भुगत रहे हैं, और अभी तो इसकी सीवियरिटी आपके सामने है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया ग्लेशियर्स के पिघलने की, आपने बात की शुमाली इलाका जात में ना सिर्फ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बल्कि टूट फूट का भी शिकार हो रही है। 1 दर्जन से ज़ायद जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। पत्थरों के सैलाब की फुटेज भी यकीनी तौर पर आपने देखी होगी। अब आम आदमी को नहीं मालूम कि ग्लेशियर्स का तेजी के साथ पिघलना कोई मामूली बात है या कोई आम वाक़या तो नहीं है ना। कतई आम वाक़या नहीं है जी। ये हमें प्रेडिक्टेड है कि जो है ना, पहले हमारे 1-2 स्टडीज़ कह रही हैं कि 2-35-50 तक जो है ना इसके अंदर सब्सटेंसिव रिसेशन होगी ग्लेशियर्स में। 90% जो रुए ज़मीन के ऊपर ग्लेशियर्स हैं वो सारे के सारे पिघल रहे हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है। हमारी जो सी 2 रेंजेस है ना जी, हिंदू कश है, हिमालय जो सी ना, इसके अंदर जो है ना पिघलाट जो सी ना बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ है। जो सी कराकोरम की है उसके अंदर कोई थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है डेटा के अंदर के जी, थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं जी अभी ये रुका हुआ है, कम है। मेरे अपने अंदाजे मैंने जो एरियाज़ वो सारे विजिट किए हैं, वो जो है ना रैपिड किस्म की रिसेशन है इसके अंदर। जिधर जिधर हमारे लोग, एक तो है ना साइंटिफिकली आप उसके साथ देख रहे हैं सैटेलाइट पर क्या हो रहा है, दूसरे जो लोग वहाँ पर अपने जानवरों को लेकर अंदर चलते हैं ना, वो बताते हैं कि जी पहले हम जो सा 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर ग्लेशियर पर जाते थे, अब हम 40-50 किलोमीटर तक अंदर चले जाते हैं। ये रास्ते बनते जा रहे हैं। और जो ग्लेशियर लेक आउटफॉल्स हैं उसको कहते हैं जो सी ना, इसकी लेक्स बन रही हैं वहाँ पर, इसकी ना वो छोटी छोटी नहरें बनती जा रही हैं। आने वाले 50 साल या 20 सालों की अगर बात की जाए तो क्या मंजरनामा होगा? पाकिस्तान जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज, इतने वसाइल भी मौजूद नहीं है। ये आने वाले 20-25 साल अब क्या क्या हो सकता है?
देखिए नहीं 20-25 को तो शायद आप थोड़ा सा आगे देख रही हैं। मैं कहता हूँ उससे पहले जो है ना मेन जो सी थ्रस्ट है वो आज की है। क्लाइमेट चेंज आज क्या कर रहा है हमारे लिए, यानी ये चेंजेस आप कह रहे हैं कि ये बहुत तेजी के साथ रूनुमा हो रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत है। जितनी हमने इसके ऊपर साइंस लगाई है ना जी, पहले देखते रहे हैं इसको। मैं इस डेटा को 25 साल से देख रहा हूँ। वो हमारी बहुत सारी जो से इसमें थी ना, जो से वो थे एस्टिमेट्स थे या ये कि प्रेडिक्शंस थी, वो गलत साबित हो रही हैं। ये बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। जितना हम समझ रहे थे ना कि जी पहले गर्माइश जो है ना जी वो जाकर 3 से 4 डिग्री होगी जनाब ये सदी के एंड में, वो ऐसे नहीं है। ये 7 से 8 डिग्री होगी, बल्कि सदी के एंड तक जाने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ उससे बहुत पहले ये कुछ आएगा जो है ना, आप देख रहे हैं जो हालात बन रहे हैं। तो ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे जी, ग्लेशियर्स के पानी जो है ना वो नीचे आकर फ्लडिंग भी करेगा। हमने उस पानी को स्टोर करना है। हमारे पास ये 40-50 साल हैं कि हम जहाँ भी कोशिश कर पानी को डैम्स में, बराजेस में, अंडरग्राउंड जिधर भी इसकी स्टोरेज का बंदोबस्त करें जी। मेन चीज़ तो ये। डॉक्टर साहब, हुकूमती सतह पर इस पूरे खदशे को सोचते हुए कुछ हुकूमती सतह पर इकदाम उठाए जा रहे हैं, और किन इकदाम को उठाने की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान उतना मुतासिर ना हो? लेकिन पाकिस्तान तो मुतासर होगा। जो आप इसके अंदर जो है ना अडेप्टेशन है, ये एनडीए में इसका हल नहीं है। मैं दोबारा ये बात करता हूँ कि जी आपने एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना ली है कि जी जिस वक्त डिज़ास्टर हो तो वो जो है मुतहर्रिक हो जाती है। आप इसको अडेप्टेशन की तरफ जाएँ, पूरी कौम को तैयार करें। जिस तरह आप इलेक्शनों के लिए तैयार कर रहे हैं ना, पूरी कौम को तैयार करें कि जी ये सज़ा एक दिन के लिए नहीं, ये सज़ा जो है ना ये अगले 20-50 साल तक चलती रहेगी। तो इसके लिए मुताबिकत आप किस तरीके से पैदा करते हैं। लोग जहाँ गर्मी शदीद आती है, लोगों को आप वहाँ दरख्त लगाएं, टोटल जो है एरिया को कवर कर दें। बेस्ट जो स्ट्रेटजी, एक सिंगल स्ट्रेटजी ना वो की है, उसकी तरफ तवज्जो करें। बच्चों के अंदर इसकी जो सी तालीम लेकर आएँ। बड़ों को ये बताएं कि जनाब जो है ना आपके वर्किंग आवर जो से अब कम हो जाएंगे। 8 घंटे का अब दिन नहीं चलेगा, 9 घंटे का। ये गर्मी में तो उसको कहते हैं 4 घंटे भी काम नहीं हो रहा, 5 भी हो रहा। उसको हमने किस तरह एडजस्ट किया? जो इसकी इकोनॉमिक एडजस्टमेंट जो सी ना क्लाइमेट चेंज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एडजस्टमेंट है। तो उसकी तरफ मैं समझता हूँ गवर्नमेंट लिप सर्विसिंग ज़्यादा करती है, बयानबाजी के ऊपर ज़्यादा है। जो है ना अभी एक डैम्स के ऊपर हमने कुछ 2018 में कुछ शुरू करवाया था कि जी ये जो है ना ये मुंडा डैम और ये बादशाह डैम है। परवेज नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, इन कॉन्वर्सेशन थे। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। और हम आज भी, मैं तो बार बार मुतालबा कर रहा हूँ, जिस दिन से ये वाक़या हुआ था जब डिप्टी स्पीकर ने वो वेलकम बैक, खुशामदेद नियो पाकिस्तान में आपको कहती हूँ। और बहुत ही ख़ास सेगमेंट आपके साथ में इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जो कि काफ़ी देर तक नियो पाकिस्तान का हिस्सा भी रहा। फिर कुछ अरसे की ब्रेक आई, लेकिन अब फाइनली हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त और पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त शेफ हुमा ने हमें आज नियो पाकिस्तान में ज्वाइन किया है एक मरतबा फिर से। सो वेलकम बैक हुमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुमा, मीठा कुछ हो जाए? बिल्कुल जी, रूह अफ़ज़ा के किचन में है आप? बिल्कुल रूह अफ़ज़ा के किचन में, और इतना रिफ्रेशिंग सा नाम, और बिल्कुल उसके साथ डिज़र्ट्स बनाना मशरूबात के अलावा। तो आज जो डिज़र्ट मैं बना रही हूँ लबे शीरी, और नॉर्मली बहुत मैंने देखा है कि आजकल ट्रेंड चल गया है शादियों वगैरह पे, ज़रूर कैटरिंग में जो है ना मेन्यू के अंदर ये ज़रूर डिश, स्वीट डिश ज़रूर नज़र आती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैंने कस्टर्ड बना लिया। कस्टर्ड जो है प्लेन कस्टर्ड आपने बनाना है। अगर आप अंडे और दूध के साथ बनाना चाह रहे हैं तो वैसे बना लें, अदरवाइज़ आप कॉर्नफ्लावर के साथ सिर्फ इलायची डाल के, दूध के अंदर कॉर्नफ्लावर मैंने मिक्स किया था और उसको मैंने उबलते हुए दूध में मिक्स कर लिया और उसको अच्छे से फेंट लिया ताकि उसके अंदर लम्स ना बने। इलायची या इलायची पाउडर थोड़ी सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बिल्कुल इस तरह से आपने इस कंसिस्टेंसी के साथ बना लेना है। सवैयाँ, जो रंगीन सवैयाँ मिलती हैं आपको, उसको आपने बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद उसको पानी से एक दफ़ा धो लेना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा इसका अरोमा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा स्टार्च होता है उसमें। तो ये हमने जी कस्टर्ड हमारा रेडी है, और कस्टर्ड के अंदर ही जो है हमने बाउल में इसको निकाल लेंगे। कोई सा भी बाउल ले लें, जिस तरह आप ट्राइफल की लेयरिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही। लेकिन चूँकि जी हमारा फेवरेट जो है पसंदीदा इंग्रेडिएंट रूह अफ़ज़ा उसमें है, जिसमें भरपूर फ्रेशनेस से। और हुमा वापस आ गई हैं और अब मुझे दोबारा से इंस्पिरेशन मिलने वाली है। जब भी किचन का सेगमेंट होता है तो घर में कुकिंग शुरू हो जाती है।
तो ये बड़ी एक अच्छी इंस्पिरेशन मिलती रहती है। आई एम श्योर आप लोगों को भी देख के यही इंस्पिरेशन मिलती होगी जो मुझे मिलती है, और आइडियाज हुमा बड़े अच्छे मिल जाते हैं एक्चुअली। बिल्कुल ऐसे ही है जी, खवातीन बहुत अच्छा खाना पकाती हैं जो घर में खास तौर पे बना रही हैं, और आइडिया जब मिल जाए साथ में तो चार चांद लग जाते हैं। और आपको पता है फिर मेरा मीठा तो बहुत ही अच्छा बनता है। बिल्कुल। अच्छा जेली हम ऊपर अच्छा जी, जेली जो है आप डिफरेंट कलर्स की, मैंने रेड कलर की जेली है इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि आगे हम जो है रेड कलर की जेली मैं आपको बनानी सिखाऊंगी रूह अफ़ज़ा के साथ, जो आप खुद बनाएंगे। और आपको पता होगा जी ये साफ़ सुथरी जेली है, कुछ लोग पसंद करते हैं टोटली हर चीज़ जो है वो होममेड इस्तेमाल की जाए। तो जेली जो है 2 कलर की मैंने इस्तेमाल की है, एक ग्रीन और एक येलो। ये आपने इतना अच्छा काम किया, रेड कलर की जेली नहीं ऐड की, वरना वो मैं देख के तो ऑरेंज वाली आपने ऐड की। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें कस्टर्ड और सेवइयों की लेयर की है, देन आपने इसमें अभी जो रिमेनिंग कस्टर्ड है आधा मैंने ऐड किया, आधा रखना है हमने। बिल्कुल। उसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे जी रूह अफ़ज़ा। ओके। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है मीठा कम रखना है आपने, और उसके बाद जो है ये रूह अफ़ज़ा हम ऐड करेंगे जी इस कस्टर्ड के अंदर, और बाकी लेयरिंग जो है हम थोड़ा से जो है रूह अफ़ज़ा ऐड करने से इसका जो कस्टर्ड का जो टेस्ट है वो भी टोटली मजीद, क्योंकि हमने फ्लैट उसको बनाया था, कोई फ्लेवर यूज नहीं किया था, चीनी भी आपने ऐड की, और वो सारा रूह अफ़ज़ा का ही हम लेंगे उसमें। बिल्कुल। ओके। थोड़ा सा जो है कोई सा फ्रूट यूज कर सकते हैं, मैंने टिन फ्रूट यूज किया है। फ्रेश भी किया जा सकता है, फ्रेश भी किया जा सकता है, दोनों भी किए जा सकते हैं यूज। थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। ठीक है। गार्निश के लिए जो है नट्स भी इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो है रूह अफ़ज़ा वो हम बाकी की लेयरिंग कर लेंगे, और इसके अंदर भी हमने जो थोड़ी सी सवैयाँ बचाई हैं वो भी साथ ही इस्तेमाल कर लेंगे। ये ठंडा होने का इंतजार है और मेरे जाने का टाइम आ जाना है जब तक ये अच्छे से ये चिल होगा, क्योंकि मीठा जो भी सर्व करे वो जब तक हुमा प्रॉपर चिल नहीं हो। सबसे पहले जी आप अपनी दावत जब भी करने लगे ना, सबसे पहले मीठा बना के मैं तो ओवरनाइट नहीं बनाना चाहिए, क्या ख्याल है? वो नेक्स्ट ओवरनाइट नहीं, उसी वक्त फ्रेश फ्रेश बना के जब आप खाना बनाने लगे तो आप सबसे पहले मीठा बना लें। वाह कितनी देर लगती है, आपके सामने ही है नबिया। अब सवैयाँ हमने इसमें ऐड कर दी थी, अब बाकी का जो हमारा कस्टर्ड था जिसमें हमने रूह अफ़ज़ा ऐड किया था वो ऐड कर दिया। अब बाकी जो हमारे पास जेली है वो ऐड करेंगे गार्निश पे। वैसे घर में होता तो इस वक्त तक बच्चों ने जेली का जो है ना काफ़ी ले जानी थी हमसे, गार्निश में इतनी बचनी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही हम थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे। अमेजिंग। और ये रूह अफ़ज़ा का क्या नाम हमने बताया? लबे शीरी। रूह अफ़ज़ा का स्पेशल लबे शीरी हुमा ने तैयार की है। और रूह अफ़ज़ा किसी भी डिश में जब हम इसको ऐड ऑन कर लेते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, जायका बड़ा अच्छा हो जाता है। कुदरती अज्जा से आपको पता है कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें ऐड नहीं होता। और समर्स की बात हो, गर्मियों की बात हो, तो गर्मियों में समर्स में वैसे भी हर एक का जो फेवरेट ड्रिंक है वो रूह अफ़ज़ा है। मीठे में इसको ऐड करने से जायका और अच्छा हो जाता है। रेसिपी का टाइम है हमारे पास, क्विकली अगर हम शेयर करें या, लेकिन आई एम श्योर कि इतनी आसान इजी रेसिपी हुमा आपने शेयर की है तो मैं तो इसको ज़रूर ट्राई करूंगी। और अब आने वाले दिनों में भी हम करते रहेंगे। हुमा जो आ गई तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। हुमा थैंक यू सो मच इतनी डिलीशियस रेसिपी शेयर करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।